हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करके एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग करवाना चाहिए? क्या इससे ट्रीटमेंट सिलेक्शन पे असर पड़ता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कई बार पेशेंट्स आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें ऑलरेडी बोला गया है कि ये एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग करा लो 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करके, ताकि हम ट्रीटमेंट अच्छे से डिसाइड कर पाएँ। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो हम एडवांस टेस्टिंग जो बोल रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम रहता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, मतलब NGS। इसमें क्या करते हैं, हम एक ही शॉट में जो कैंसर के सेल में जो जेनेटिक चेंजेस हुए हैं या जेनेटिक म्यूटेशन हुए हैं ना, इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा जीन को एक ही टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। हो सकता हो 15 जीन्स के चेंजेस हो, या 20 जीन का म्यूटेशन हो, या 500 या 1000 जीन का भी म्यूटेशन एक ही टाइम पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या एडवांटेज होता है कि कई सारे जो म्यूटेशन जो हैं कैंसर सेल में, हम एक ही बार में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता रहेगा दोस्तों, कैंसर जब बनता है तो सेल्स एबनॉर्मल बनते हैं। और एबनॉर्मल क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, इनमें बदलाव आया है या म्यूटेशंस आए हैं। और जब कैंसर बन रहा है दोस्तों, 1-2 जीन्स में म्यूटेशन से चेंजेस नहीं आते हैं, हज़ारों सैकड़ों जीन्स में ना चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर ये कैंसर को हमें कंट्रोल करना है तो हमको ये जेनेटिक लेवल पे इनको अटैक करना पड़ता है। तो इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि कौन से जीन्स में बदलाव आया है। तो इसके लिए NGS हमें हेल्प करता है। अर्लियर हम क्या करते थे, और अभी भी हम यूज़ करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो ये जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चेंज्ड जीन्स है, ये प्रोटीन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जीन खराब हुआ है। बट इसमें क्या है ना, हर एक बदलाव या प्रोटीन चेंज के लिए एक स्पेशल डाई लगता है और ये लेबोरियस प्रोसेस है। इसके कंपैरिजन में हम NGS से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हम ले सकते हैं। तो जो NGS से जो रिपोर्ट मिलता है, उससे क्या फ़ायदा है? तो NGS से जब रिपोर्ट हम मिल रहा है, उससे हम ये पता चलता है कि कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन या चेंजेस हैं, और इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि HER2/neu का प्रॉब्लम है, हमें NGS से पता चला, तो हम टारगेटेड थेरेपी ट्रांसटुज़ुमैब यूज़ कर सकते हैं। अगर PDL1 एबनॉर्मल है तो इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन ज़्यादा है, इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। MSI हाई है, अगेन इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह EGFR म्यूटेशंस, KRAS म्यूटेशंस, ठीक है, BRAF म्यूटेशंस, ये सब को स्टडी कर सकते हैं NGS के मदद से। ये हो गया कि हम क्यों कर रहे, कैसे होता है, और इससे क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये कब करना ज़रूरी है NGS? यूजुअली NGS हम करते हैं एडवांस्ड स्टेजेस में, स्टेज 3, स्टेज 4 में, और जब कैंसर वापस आया है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम NGS का जो हमारा रिसर्च है और जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्हीं स्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं। एक और अनकॉमन सिनेरियो जहाँ पे हम NGS यूज़ कर सकते हैं, वो है रेयर ट्यूमर्स, जहाँ पे फेवरेबल या अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में। ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे NGS इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। ये है अर्ली स्टेजेस, स्टेज 1 या स्टेज 2, जहाँ पे हमें पता है कि सर्जरी, रेडिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी से अच्छा खासा हमें क्योर मिल सकता है। क्यों हमें इस स्टेज में नहीं करना चाहिए? एक तो है कि हमारे पास इतना ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नॉलेज भी नहीं है ये स्टेजेस के लिए NGS को लेकर, और दूसरा है कि एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ये दोनों रीजंस के लिए। सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे NGS नहीं करना चाहिए, वो है जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन से ईजाद नहीं हुए। कोई ट्यूमर है जहाँ पे हम म्यूटेशन स्टडी कर रहे हैं, हमको म्यूटेशन समझ में भी आ गया, बट वो म्यूटेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट ईजाद ही नहीं हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़। तीसरा चीज़ है फाइनेंशियल लिमिटेशन।
समझ लीजिए कि आप 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करके ये समझ रहे हैं, एनजीएस से नॉलेज पा रहे हो, और जो ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट को आपको 1.5 लाख रुपये खर्चा होने वाला है हर महीने, और हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल कि इतना खर्चा करें, तो वो एनजीएस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने का। नेक्स्ट बात आता है कि एनजीएस हम किस पे करते हैं। यूजुअली ये किया जाता है ट्यूमर टिश्यू पे, मतलब जो निकला हुआ ट्यूमर है बायोप्सी से या सर्जरी से, उसके ऊपर होता है। अगर ट्यूमर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो लिक्विड बायोप्सी, मतलब ब्लड सैंपल लेके वहाँ पे जो सर्कुलेटिंग कैंसर सेल है उसको एक्सट्रैक्ट करके भी हम एनजीएस कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्या हमारे पास अवेलेबल है। बात करते हैं लिमिटेशन का। जो एनजीएस हमने करवा तो लिया, इसमें क्या लिमिटेशन है? डेफिनेटली यस। जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट जो निकल रहे हैं, हो सकता है कि कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन जिसके लिए हम दवाई चला सकते हैं वो नहीं मिले, मतलब वो नेगेटिव निकले, वो हो सकता है। सेकंड है कि ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस निकल सकते हैं जिनके लिए कोई दवाई अभी तक बना नहीं है, तो अगेन हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं दोनों सिनेरियो में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम पहले डिसाइड कर रहे थे उसी ट्रीटमेंट में हम वापस पहुंच जाएंगे। तीसरा एक और लिमिटेशन है कि हमने म्यूटेशन स्टडी कर लिया, उसके लिए एक दवाई भी हमने सजेस्ट कर दिया, बट कई बार क्या होता है कि ये दवाई जो है ना, इस कैंसर में स्टडी किया नहीं रहता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद उतने लेवल तक ये इसमें नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास इतना साइंटिफिक प्रूफ नहीं रहता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फाइनली आता है बात कॉस्ट का। तो कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब हमें ये कोलोरेक्टल पैनल करवाना है, बट एक 15,000 का भी है, एक 60,000 का भी है, तो क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस रहता है, एक तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पॉलिसी रहता है, बिलिंग स्ट्रक्चर, वो भी उसके ऊपर भी कि थोड़े कंपनी में कम रेट में मिलता है, थोड़े कंपनी में ज़्यादा रेट में मिलता है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितने जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं। जब कम खर्चे वाला पैनल हम कर रहे हैं तो कम जीन स्टडी हो रहे हैं, मतलब 15,000 में शायद हो सकता है कि 20-22 जीन स्टडी हो। अगर आप उसी चीज़ को आप 60,000 पे करके एक एडवांस्ड सेम कैंसर के लिए पैनल सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे हो सकता है 500-600 जीन्स का स्टडी हो जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है, आपको ये जानना ज़रूरी है। बट ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज आप 60,000 पे करके एडिशनल जीन्स करवा रहे हो, इससे कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट निकलने वाला है, क्योंकि इतना रिसर्च हुआ ही नहीं कि हम 500 जीन के लिए 500 अलग अलग टारगेटेड थेरेपी, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो शायद फ्यूचर के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो, बट फिलहाल में इवन अ लिमिटेड पैनल मे बी सफिशेंट। तो आपको इसके बारे में भी आपके एक ऑन्कोलॉजिस्ट से डिटेल में बात करना चाहिए बिफोर फिक्सिंग ऑन के कौन सा पैनल और कितना खर्चा हमको करना है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि एडवांस्ड जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग आपको कराना चाहिए या नहीं, और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। यह टॉपिक के ऊपर आपको सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।